हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 17 सितंबर 2020 और स्वागत है आपका प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। सबसे पहला आर्टिकल हमारा AICTE स्पाइसेस से रिलेटेड है। AICTE मतलब ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने एक नई स्कीम चलाई है जिसका नाम है स्पाइसेस। इसका फुल फॉर्म है स्कीम फॉर प्रमोटिंग इंटरेस्ट, क्रिएटिविटी एंड एथिक्स अमंग स्टूडेंट्स। सिंपल भाषा में अगर इसकी बात करें तो AICTE स्पाइसेस स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट के लिए या फिर ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए इनके अंदर हेल्दी को करिकुलर एक्टिविटीज़ को प्रमोट करता है। अब ये को करिकुलर एक्टिविटी क्या होती हैं? मान लो स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो केवल पढ़ाई करना ही स्कूल का एकमात्र एम नहीं होता है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ में उनको पार्टिसिपेट कराने से उनका ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर में जैसे कि हमने कोई नया क्लब बनाया मैथ्स के ग्रुप के लिए, तो एक मैथ्स क्लब बना दिया, या फिर चेस खेलने वाले लोगों का एक चेस क्लब बना दिया, या फिर कोई राइटिंग कॉम्पिटिशन्स रख दिए, या फिर हमने स्कूल का अपना खुद का न्यूज़पेपर प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। मतलब ऐसे एक्टिविटीज़ जिसमें पढ़ाई से रिलेशन तो है लेकिन रॉट लर्निंग नहीं है, मतलब केवल रटने वाला हिसाब किताब नहीं है बल्कि उनको सीखने को और समझने को मिलेगा। इसी पर्पज़ से AICTE स्पाइसेस ये स्कीम चला रहा है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट क्लब को बनाने की बात की गई है। तो AICTE स्पाइसेस का काम क्या होगा? ये सिंपल सा फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी इंस्टीट्यूशंस को। अब ऐसा हो तो इंस्टीट्यूशन बहुत सारे क्लब्स बना ले और खूब सारे फाइनेंस बटोर ले यहाँ से, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जैसे कि AICTE केवल और केवल उन्हीं इंस्टीट्यूशंस को अप्रूव करेगा जो कि कम से कम 5 साल से एग्जिस्टेंस में है। साथ ही साथ हर एक इंस्टीट्यूशन में एक ही क्लब एडमिसेबल होगा। मतलब कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने 50 क्लब्स या फिर 50 कुछ ऐसे को करिकुलर एक्टिविटीज़ के क्लब बनाए और सबके लिए फाइनेंस बटोर लिया, नहीं, केवल एक ही। और उनमें से जो भी एक इंस्टीट्यूशन का सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग क्लब होगा उसी को ग्रांट मिलेगा, मतलब पैसे मिलेंगे AICTE स्पाइसेस के द्वारा। अगला आर्टिकल हमारा डिफेंस टेक्नोलॉजीज एंड ट्रेड इनिशिएटिव से रिलेटेड है। DTTI अपने आप में ना ही कोई लॉ है ना ही कोई ट्रीटी है। ये DTTI के अंदर में इंडिया और US के जो भी सीनियर लीडर्स हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं और वो लोग ये बात करते हैं कि हम इस फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म के ज़रिए हम लोग कभी भी बायलैटरल डायलॉग को टूटने नहीं देंगे, हम हमेशा बातचीत करते रहेंगे। और डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ के कॉपरेशन में अगर कोई भी बाधाएं आती हैं या फिर कोई चैलेंजेस आती हैं या फिर कोई हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो उन पे हम एक साथ बात कर सकें, इसी के लिए DTTI मीटिंग होती है और ये 2012 से होती आ रही है। इसका मेन एम यही है कि हम इंडिया और US बिजनेस टाइज को और अच्छे से बढ़ाएं। साथ ही साथ हमारे यहाँ जो भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसके हम नए एरियाज़ को एक्सप्लोर करें। साथ ही साथ इंडिया के अंदर जो हाल फिलहाल में डिफेंस इंडस्ट्री बेस बनाने की बात चल रही है उसको भी और मजबूत करने की बात डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव के अंतर्गत होता है। अब इसमें होता यूँ है कि इंडिया से सेक्रेटरी फॉर डिफेंस प्रोटेक्शन और इसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स से अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फॉर एक्विजिशन एंड सस्टेनमेंट के लोग मिलते हैं और इन पे चर्चा करते हैं। अगला आर्टिकल इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन ITEC प्रोग्राम से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में हाई कमीशन ऑफ इंडिया ने ढाका के अंदर 56th ITEC डे को ऑब्जर्व किया। 1964 से चला आ रहा ये प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसके अंतर्गत होता यूँ है कि जितने भी ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको इंडिया असिस्ट करती है डेवलपमेंट में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इंडिया तो खुद ही अपने आप में डेवलपिंग नेशन है, लेकिन फिर भी जो भी समझ लीजिए इंडिया से थोड़े नीचे लेवल पर डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं उनका हेल्प करता है। ये पूरा का पूरा प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है और इसकी पूरी फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। शुरुआती दौर में तो ITEC प्रोग्राम बायलैटरल नेचर का हुआ करता था, मतलब दो देश ही आपस में बात करते थे। लेकिन हाल फिलहाल में ये देखा जा रहा है कि केवल दो देशों के बीच में नहीं बल्कि रीजनल और इंटर रीजनल कॉन्टेक्स्ट में भी ये बातचीत आगे बढ़ रही है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे रीजनल और इंटर रीजनल बॉडीज़ हैं जैसे कि इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका, कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट, यूनिडो मतलब यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ग्रुप ऑफ 77। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनके बीच में भी ITEC प्रोग्राम का यूज़ इंडिया कर रही है। 10,000 से ज़्यादा ट्रेनिंग स्लॉट्स डिसाइड किए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा और इसमें लगभग 160 पार्टनर कंट्रीज़ हैं
जो कि इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, और इंडिया उनको देखती है कि भाई आओ हम आपको सिखा देते हैं कुछ चीज़। इसमें अगर आपके यहाँ रूरल डेवलपमेंट के लिए कुछ प्रोग्राम चलाना है तो बताओ, हम हेल्प कर देते हैं। स्मॉल या मार्जिनल इंटरप्राइजेस को डेवलप करना है, उसके लिए हम हेल्प कर देते हैं। आपको अकाउंट्स के लिए कुछ पढ़ाना है, आपको ऑडिटिंग कैसे करते हैं वो सिखाना है, या फिर मैनेजमेंट में या फिर पार्लियामेंट्री अफेयर्स में, ऐसे बहुत सारे काम में अगर इंडिया उनकी हेल्प कर सकती है तो वो ITEC प्रोग्राम के अंतर्गत कर देती है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर एक नोडल डिवीजन है जिसका नाम है डिवीजन ऑफ डेवलपमेंट पार्टनरशिप एडमिनिस्ट्रेशन, DPA। ये ही सारे ITEC प्रोग्राम्स को हैंडल करता है। जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करता है, सारा देख रेख यही डिवीजन करता है। बात करते हैं कि इस ITEC प्रोग्राम के वेरियस कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहला कि जितने भी ITEC पार्टनर कंट्रीज़ हैं उनको सिविलियन और डिफेंस प्रोग्राम्स में ट्रेनिंग देना। साथ ही साथ जो भी प्रोजेक्ट्स, ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि मान लो अपने यहाँ से कोई एक पढ़ाने वाला इंसान जो हायर लेक्चरर है या फिर किसी बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहा है, वो बाहर जाके कुछ पढ़ा दें उनको। कुछ इंडियन एक्सपर्ट्स हैं जो कि बाहर उनको डिप्यूटेशन मिल जाती है कि आप कुछ दिन वहाँ पर काम कर लीजिए। स्टडी टूर्स लगते हैं कि बाहर के देश वाले कुछ आ जाएं हमारे कंट्री में, कुछ सीख लें। या फिर ITEC पार्टनर कंट्रीज़ के रिक्वेस्ट पर अगर उनको कुछ गिफ्ट्स और डोनेशंस देने की बात होती है तो भी इंडिया ITEC प्रोग्राम के अंदर करता है। और अगर बाहर की कंट्रीज़ में अगर कोई डिज़ास्टर से रिलेटेड कुछ रिलीफ फंड देने की बात होती है तो इंडिया उसमें भी अपना एड देता है ITEC पार्टनर कंट्रीज़ को। अगला आर्टिकल हमारा एडजर्नमेंट मोशन से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में चाइनीज़ गवर्नमेंट ने एक फर्म की सहायता से कुछ की इंडियन पर्सनालिटीज़ के ऊपर सर्विलांस स्टार्ट कर दिया। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए लोकसभा के अंदर एडजर्नमेंट मोशन मूव कराया गया। क्योंकि कॉन्टेक्स्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एडजर्नमेंट मोशन क्या है। इसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एडजर्नमेंट मोशन अपने आप में बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस है। ये केवल और केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ये उन बातों पर चर्चा करता है अगर मान लो पार्लियामेंट पर किसी भी टॉपिक पर चर्चा चल रही होगी, लेकिन अचानक से कुछ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस वाली बात आ जाती है, उसके ऊपर चर्चा करना है और जो भी चर्चा अभी चल रही होगी पार्लियामेंट में उसको रोक देना है। उस चीज़ के लिए एडजर्नमेंट मोशन लाया जाता है। चूँकि एडजर्नमेंट मोशन गवर्नमेंट के खिलाफ एक एलिमेंट ऑफ सेंसर लेके आता है, इसीलिए इसको राज्यसभा में एज ए डिवाइस यूज़ नहीं किया जा सकता। अब ये एलिमेंट ऑफ सेंसर कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हो कि इसमें ये समझाना पड़ता है कि भाई गवर्नमेंट सही तरीके से काम नहीं कर रही है, देखो उसके राज्य में कैसे हो रहा है ना। तो इस तरीके से अगर कुछ होता है, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर ये पास हो जाए तो गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना पड़ेगा या फिर गवर्नमेंट हट जाएगी, सरकार गिर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी चूंकि एलिमेंट ऑफ सेंसर है, इसीलिए राज्यसभा इस डिवाइस का यूज़ नहीं कर सकती है। एडजर्नमेंट मोशन लाने के लिए लोकसभा के अंदर कम से कम ऐसे 50 मेंबर होने चाहिए जो कि इस बात पर सहमति जताते हैं। वो अपना प्रस्ताव स्पीकर के पास लेके जाते हैं और स्पीकर देखता है कि ठीक है 50 लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर स्पीकर को लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है तो वो उनको एडमिट कर लेता है और वो एडजर्नमेंट मोशन के ऊपर बात करते हैं। नहीं होता तो फिर वो वहीं पर खारिज कर देते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इस डिस्कशन में ये बात तय हो जाती है कि चूंकि ये अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का मुद्दा है तो इस पर कम से कम 2.5 घंटे तो बात होनी ही चाहिए, मतलब 2.5 घंटे से कम इस पर बात नहीं हो सकती है। लेकिन फिर भी इस मोशन को लाने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बात करके एडजर्नमेंट मोशन लेके आ सकते हो, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे कि जो भी मैटर एडजर्नमेंट मोशन के अंदर में रेज किया जाएगा वो अपने आप में डेफिनिट होना चाहिए, वो फैक्चुअल होना चाहिए और पब्लिक इंपॉर्टेंस के साथ साथ अर्जेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी बात आप लेके चले आए। एक मैटर से ज़्यादा उसमें बात इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि आपने ABCD ऐसे 4-5 बातें मिलाकर एक बात बना दी और बोला कि इसके अंदर अब इंपॉर्टेंस हो गया। ऐसा नहीं, हम सिंगल मुद्दे पर डिस्कस करेंगे। A पर बात करें तो केवल A पर ही बात करेंगे, उसका कुछ हाल फिलहाल में संबंध होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2-4 साल पुरानी कोई बात थी आप उसको उठा के लेके चले आए। और क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज रेज नहीं करना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट का कोई मेंबर है और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर दिया गया कि अरे इन्होंने अपना पावर मिसयूज कर लिया, उस पर तो प्रिविलेज मोशन लेके आ सकते हैं ना। ऐसे मोशंस को हम एडजर्नमेंट मोशन के अंदर में नहीं लेके आएंगे। या फिर अगर सेम सेशन में, मतलब कि उसी सत्र में अगर किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर चर्चा हो चुकी है
तो उसी बात को वापस से एडजर्नमेंट मोशन के अंदर में हम नहीं ला सकते हैं। अगली बात कि ऐसा किसी भी मैटर पर हम डिस्कस नहीं करेंगे जिस पे कोर्ट का वर्डिक्ट आना अभी बाकी है, मतलब कि कोर्ट के एडजुडिकेशन के अंडर में है, वो अभी चल रहा है, कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट नहीं सुनाया है और हम उस पर चर्चा करने बैठ गए। ऐसा एडजर्नमेंट मोशन, उस टॉपिक पर एडजर्नमेंट मोशन हम नहीं ला सकते हैं। साथ ही साथ अगर ऐसा कोई भी मोशन, मतलब ऐसी कोई भी बात हो जिसको हम लोग किसी दूसरे मोशन के थ्रू रेस कर सकते हैं, तो हम उसको एडजर्नमेंट मोशन के अंदर में नहीं लेके आएंगे। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जिनके ऊपर हमने चर्चा किया। अगला आर्टिकल हमारा इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर से रिलेटेड है, जिसको 16 सितंबर को ऑब्जर्व किया गया। 16 सितंबर 2009 ये वो दिन है यूनाइटेड नेशन की हिस्ट्री में जब पहली बार ऐसा हुआ कि कोई ट्रीटी को यूनिवर्सल रेटिफिकेशन मिल जाए, मतलब कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और इससे पहले वियना कन्वेंशन। ये दोनों ट्रीटीज ऐसी थीं जिनको यूनिवर्सली सभी ने रेटिफाई कर दिया। इसी दिन ओजोन लेयर को डिप्लीट करने वाले जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर में ड्राफ्ट किया गया, पहचाना गया कि भाई ये सब्सटेंसेस हैं जिनको हमें हटाने का काम करना है। मतलब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के प्रिंसिपल एम की बात करें तो इसका काम ही यही है कि जितने भी ओजोन लेयर को डिप्लीट करने वाले सब्सटेंसेस हैं उनके कंजम्पशन को ग्लोबल लेवल पर कम करना और साथ ही साथ उनके प्रोडक्शन लेवल को हटा देना, बंद कर देना, कम कर देना। साथ ही साथ साइंटिफिक नॉलेज और टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करना जिससे कि ऐसे जितने भी सब्सटेंसेस हैं जो कि ओजोन लेयर को प्रभावित करते हैं उनका रिप्लेसमेंट हम किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ कर सकें। एक बार देख लेते हैं कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के द्वारा आइडेंटिफाई किए गए कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं। इनमें सबसे पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलॉन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, मिथाइल ब्रोमाइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स आते हैं। अगला आर्टिकल हमारा किसी ग्लेशियर से संबंधित है। ये क्या स्पेलिंग मिस्टेक है क्या? अरे नहीं, यही नाम है इसका। इसको पढ़ना तो मुझे नहीं आता है, आप लोग अपने हिसाब से पढ़ लेना, बट न्यूज़ में है इसलिए हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हाल फिलहाल में ये जो ग्लेशियर यहाँ पर लिखा गया है इसका एक सरल नाम भी है 79N ग्लेशियर। एक बात याद रखना कि यहाँ पर जो जे वर्ड है ना, इसको आई जैसा साउंड करता है, जैसे कि इसको अगर मैं केवल इतना पढ़ूंगा तो एव्जॉर्डेन नहीं पढ़ूंगा, फियोर्डेन पढ़ूंगा, ठीक है? तो इस तरीके से अब आप पढ़ लेना। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ग्रीनलैंड का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो इसीलिए क्या हुआ कि जो ये ग्लेशियर है ना वो ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा मतलब कि आर्कटिक रीजन का सबसे बड़ा आइस शेल्फ था, वो टूट गया ग्रीनलैंड में टेम्परेचर के बढ़ने के कारण। इसीलिए ये न्यूज़ में था। इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है, बस आप ये समझ लेना। वैसे इतने कठिन नाम वाले यूपीएससी में जल्दी आते नहीं है, लेकिन हमेशा कन्फ्यूजन इसलिए होती है ना कि ये कहीं रशिया वगैरह से तो संबंधित नहीं है। इसी तरीके से कुछ और ग्लेशियर्स जो इस बार न्यूज़ में रही हैं उसमें से एक है थ्वाइट्स ग्लेशियर जो कि अंटार्कटिका के वेस्टर्न साइड में है। इसके अलावा दूसरा जो है वो ये है, इसको भी आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हो थोड़ा अपना समय लेके। मैं इसको ओके ग्लेशियर बोलूँगा जो कि इसका सरल नाम है। इसका लोकेशन भी देख लो, ये आइसलैंड के वेस्टर्न हिस्से पर है। इसको आप इस तरीके से इंपॉर्टेंट कंसिडर कर सकते हो क्योंकि क्लाइमेट चेंज का पहला प्रभाव हमें देखने को मिला जब ये ग्लेशियर खो गया, ये ग्लेशियर ही गायब हो गया, पहला ऐसा ग्लेशियर बना। तो इसीलिए ये भी न्यूज़ में था। इन 2-3 ग्लेशियर्स के नाम आप याद रखना, कहाँ पर लोकेटेड हैं ये भी याद रखना। अगला हमारा आर्टिकल मेकेदातु प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। आज कुछ तो हुआ है जिसमें बहुत सारे कठिन नाम आ गए हैं। मेकेदातु प्रोजेक्ट, अब इसके लिए आप ये समझो कि तमिलनाडु का ये हिस्सा है। अब ये जो तमिलनाडु का हिस्सा है ना, ये डेल्टा एरिया है। मतलब कि अगर कोई भी नदी कर्नाटका से फ्लो होकर आती है, आंध्र प्रदेश से फ्लो होकर आती है या केरला से फ्लो होकर आती है तो वो तमिलनाडु के जरिए यहाँ पर डेल्टा फॉर्म करती है। लेकिन अब आप ये समझो कि जितने भी ऐसे रिपेरियन स्टेट्स हैं, मतलब जो नदी के किनारे वाले स्टेट्स या फिर गांव या फिर कुछ भी हैं, आप देखो कि ये रिसीविंग एंड पर है। मतलब कि जो ओरिजिन एंड पर होते हैं ना उनके पास ज़्यादा पानी होता है। तो अगर इन्होंने यहाँ पर डैम्स बना लिए खूब सारे तो पानी इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन जो तमिलनाडु है फिर वो झेलने लगेगा ना कि भाई हमारे पास तो पानी पहुँच ही नहीं रहा है। इसीलिए इसी को ध्यान में रखते हुए ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, ठीक है? अलग अलग लड़ाइयाँ सबकी चल रही हैं। कर्नाटका तमिलनाडु की अलग चल रही है, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की अलग चल रही है, केरला तमिलनाडु की अलग चल रही है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि तमिलनाडु इन सभी में कॉमन प्लेसेस है। क्यों? क्योंकि सारी नदियाँ इधर से ही बह के तमिलनाडु के में होके जाती हैं। मेकेदातु प्रोजेक्ट जो है वो कावेरी रिवर के ऊपर का एक प्रोजेक्ट है। हाल फिलहाल में कर्नाटका गवर्नमेंट ने सेंटर के ऊपर प्रेशर बनाना स्टार्ट किया है कि भाई
इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन को आप अप्रूवल दे दो। मेकेदातु का मतलब होता है ना गोट्स लीप। ये डीप गॉर्ज में स्टैब्लिश्ड है, मतलब कि कावेरी नदी में यहाँ पर आप जाओगे, इसका एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है अर्कावती। अर्कावती जो है ये ऐसे गॉर्जेस बनाती है। कावेरी नदी आप हमेशा याद रखना कि ऐसे गॉर्जेस बनाती है। इस पिक्चर में आप देख सकते हो। यहाँ पर कुछ और भी प्रोजेक्ट्स बने थे जैसे कि ओंती गोंदलू, सब कठिन नाम आज ही है। तो ये जो है कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से पास होता हुआ ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, आप इतना समझो। प्रॉब्लम केवल इतनी सी है कि ये जो मेकेदातु प्रोजेक्ट है ये कहते हैं कि हम बेंगलुरु सिटी में जो भी पानी की कमियां हैं, मतलब जो पीने वाला पानी है या फिर सप्लाई वाटर है, उसकी कमी को फुलफिल करने के लिए मेकेदातु प्रोजेक्ट बना रहे हैं। और साथ ही साथ हम जो यहाँ पर डैम बिल्ड कर रहे हैं ना, इससे 400 मेगावाट का पावर भी जनरेट करेंगे। इसीलिए ये जो 9,000 करोड़ की लागत में ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है इसको पास करा दिया जाए। अभी स्टेटस क्या है, 2017 से ही ये अप्रूवल मिल चुका था कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और यूनियन वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री ने भी अप्रूवल दे दिया था। अभी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने अप्रूवल नहीं दिया है। हालांकि तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर ये अपील की है कि भाई इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाए, क्योंकि इससे हमारे स्टेट में पानी की कमी हो सकती है। मेकेदातु प्रोजेक्ट चूंकि कावेरी नदी पर स्टैब्लिश्ड है, इसीलिए हमें इसके बारे में एक बार पढ़ लेना चाहिए। देखो, कावेरी नदी का जो ओरिजिन है वो कर्नाटका स्टेट के वेस्टर्न साइड में जो ब्रह्मगिरी हिल्स है या फिर जो वेस्टर्न घाट है, वहाँ के ब्रह्मगिरी हिल से ओरिजिनेट होता है। ये 3 स्टेट से और एक यूनियन टेरिटरी से पास होता है। तमिलनाडु से तो है ही है, साथ ही साथ कर्नाटका, केरला और जो यूटी है वो पुडुचेरी है। मतलब कि तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला, आप इस बात का ना ध्यान नहीं दे पाओगे, केरला कभी ध्यान में नहीं आएगा। इसीलिए आप इस बात का ध्यान रखना, कावेरी नदी केरला से भी होकर गुजरती है। मतलब इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो इसका रिवर बेसिन है, वो केरला में भी है और पुडुचेरी में भी है। साथ ही साथ इसके की ट्रिब्यूटरीज हैं हेमावती, लक्ष्मण तीर्थ, कबानी, अमरावती, नोइल, भवानी रिवर्स, ये इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं। यहाँ पर आप एक बात और ध्यान रखना कि यहाँ पर सीरीज ऑफ ट्विस्ट है, मतलब कि बहुत टेढ़ा मेढ़ा नदी है ये, और यहाँ पर खूब सारे गॉर्जेस हैं। गॉर्जेस की फोटो मैंने अभी लास्ट स्लाइड में दिखाई आपको। जब तक ये होगेनकाल फाल तक नहीं पहुँच पाता है तब तक। इसके बाद इसमें एक फेमस डैम है मेट्टूर डैम, आप सबको पता होगा कि ये तमिलनाडु का हाइडल पावर और इरिगेशन पावर प्लांट यहाँ पर मेट्टूर डैम पर बना हुआ है। तो ये थी आज की डिस्कशन। क्विक रिवीजन करते हैं फटाफट से। AICTE स्पाइसेस जो है उसमें किसी भी इंस्टीट्यूशन को 5 साल का एग्जिस्टेंस देना चाहिए, और ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए दी गई है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये ट्रू है। डिफेंस टेक्नोलॉजीज एंड ट्रेड इनिशिएटिव इंडिया और रशिया के बीच में नहीं, बल्कि इंडिया और US के बीच में है, इसीलिए फॉल्स हो गया ये। इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन प्रोग्राम मतलब ITEC प्रोग्राम में 50-50% इंडिया और वर्ल्ड बैंक का शेयर है, नहीं, बल्कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ये उसका फ्लैगशिप प्रोग्राम था और पूरा का पूरा फंडिंग इंडियन गवर्नमेंट ही देती है, इसलिए ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। एडजर्नमेंट मोशन को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, गलत। केवल और केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ये भी फॉल्स हो गया। कावेरी रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनका नाम है सेवनाथ, मांड, इब, हसदेव और हेमावती, जिसमें से हमने पढ़ा कि भाई हेमावती तो ठीक है, लेकिन बाकी जो सेवनाथ, मंड, इब और हसदेव है ये कावेरी नदी का नहीं बल्कि महानदी की ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। तो बस आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।